Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 का सेकेंड टॉपिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जब हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सली कैसे डिक्लेयर किया गया। आवर टॉपिक इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि यूनिवर्सली कैसे डिक्लेयर किया, जनरल असेंबली ने कैसे प्रोक्लेम किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को, कैसे ये एक कॉमन स्टैंडर्ड बना, कैसे ये अकम्प्लिश हुआ हर एक पीपल के लिए, हर एक नेशन के लिए, और कैसे ये एक ऑर्गन बन गया कहीं ना कहीं हर एक सोसाइटी का। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप में से किसी भी बच्चे ने यूनिट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप जाके देख लें ताकि आपको यूनिट 3 जो है अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। तो यहाँ पर है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure rights to all citizens। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास जो है इस तरह से आता है, यहाँ पे कॉमर्स नहीं है। ठीक है, तो जस्टिस की बात की जाती है, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। लिबर्टी की बात होती है जो कि हमारी थॉट में हो, एक्सप्रेशन में हो, बिलीफ में हो, फेथ में हो, वर्शिप में हो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है और जो कि सबके अंदर प्रमोट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात होती है जो कि एश्योर करता है डिग्निटी हर एक इंडिविजुअल की। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की बात होती है। तो ये जो हमारा प्रेम्बल है ये कब हुआ था, ये 26 डे ऑफ नवंबर यानी कि 26 नवंबर 1947 में अडॉप्ट किया गया था, इनैक्ट किया गया था और हमने ही अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रेम्बल की, तो ये रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तरह का गाइड है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, ऐसा केशवानंद भारती केस 1973 में हमें पता चला था। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स। की फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसके। तो अगर हम की फीचर्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि पीपल पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, की जो भी पावर आ रही है वो लोगों के द्वारा आ रही है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, तो जब हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पावर जो है वो पीपल के हैंड में हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स पावर कम्स फ्रॉम द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट द नेचर ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले इंडिया सोवरेन है। सोवरेन का मतलब ये कि इंडिया इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे जो है फोकस करता है। ठीक है, जो कि ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में 1976 के दौरान। सेकुलर है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इक्वल रिस्पेक्ट है हर एक रिलीजन के लिए। डेमोक्रेटिक है यानी कि गवर्नमेंट जो है वो लोग इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है, कभी भी हेरिडिटरी पर्सन जो है इसको नहीं करेगा, जैसे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। ठीक है, तो हेड जो है हमारी स्टेट का वो इलेक्टेड होता है, हेरिडिटरी नहीं होता है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट के आर्टिकल। आपने ऐसे तो राइट्स पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं आपने, पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़ते होंगे, या ऐसे भी किसी भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हैं। बट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं। तो ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं ह्यूमन राइट के वो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से, जो कि अडॉप्ट हुआ था 1948 में।
अप्रॉक्स 30 आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इन 30 आर्टिकल्स को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है इक्वालिटी एंड फ्रीडम की बात करते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ऑल आर बॉर्न फ्री आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। सबके सब ह्यूमन फ्रीली बॉर्न हुए हैं और इनकी डिग्निटी और राइट्स सबके इक्वल हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा। राइट्स जो है वो अप्लाई होंगे हर एक पे, नो मैटर कि वो किस रेस का है, किस रिलीजन का है, किस जेंडर का है। राइट टू लाइफ सबको दिया जाएगा। हर एक को जीने का अधिकार है आज़ादी से और सिक्योरिटी से। ठीक है। नो स्लेवरी, स्लेवरी और स्लेव ट्रेड जो है वो प्रोहिबिट होंगे। कोई भी किसी को स्लेव जो है वो नहीं बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोई भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं होगा किसी भी इंसान पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकल 6 to 11 दैट इज़ लीगल राइट्स। ठीक है। रिकॉग्निशन बिफोर लॉ, कि हर एक की लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक को लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। राइट टू रेमेडी है कि हर एक को लीगल हेल्प मिलेगी अगर उसका राइट जो है वो वायलेट हो जाता है। नो आर्बिट्ररी अरेस्ट, प्रोटेक्शन है अनलॉफुल डिटेंशन से, किसी को भी ऐसे ही आप पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते, उसके लिए भी प्रोटेक्शन बनाई गई है। फेयर ट्रायल, ठीक है, राइट है सबके पास फेयर और पब्लिक हियरिंग का। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि इनोसेंस अनटिल प्रूफ गिल्टी, जब तक किसी का इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं हो जाता तब तक उसको इनोसेंट ही माना जाएगा। देन आ जाते हैं हमारे पास आर्टिकल्स 12 to 17 जो कि सिविल लिबर्टीज़ की बात करते हैं। सिविल लिबर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाती है राइट टू प्रिवेसी, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस इन पर्सनल लाइफ, कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे आप फ्रीली मूव कर सकते हो कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर। राइट टू असाइलम, आपको प्रोटेक्शन मिलती है अदर कंट्रीज़ में भी। राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू बिलोंग टू ए नेशन, आपके पास राइट है कि जैसे आप इंडियन सिटीज़न हो तो आप इंडियन नेशनलिस्ट हो, आप अमेरिकन सिटीज़न हो आप अमेरिकन नेशनलिस्ट हो, चाइना के सिटीज़न हो चाइनीज़ नेशनलिस्ट हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी नेशन से हमेशा हमेशा बिलोंग करते ही हो। राइट टू मैरिज एंड फैमिली, इक्वल राइट्स है मैरिज में। आपके पास राइट है आपको मैरिज करनी है करो, आपके पास राइट है आपको मैरिज नहीं करनी है नहीं करो। तो करने के भी राइट है, नहीं करने के भी राइट है। फैमिली, आपको रिप्रोडक्शन करना है आप कर सकते हैं, आपको नहीं रिप्रोडक्शन करना आप नहीं कर सकते, कोई भी आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपके पास फैमिली बनाने का और मैरिज करने का भी राइट है। ठीक है। और ये राइट जितने भी हैं हर एक ह्यूमन बींग्स पे लग रहे हैं, नो मैटर आपका जेंडर क्या है। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ओन प्रॉपर्टी इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली। मान लो किसी के पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे अपने दोनों चाइल्ड में, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। तो राइट टू प्रॉपर्टी की भी बात की जाती है। देन आता है आर्टिकल 18 से 21, ये बात करता है फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन की। जब हम बात कर रहे हैं फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन की तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन है, और राइट है पार्टिसिपेट करने का गवर्नमेंट में। यानी कि गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उनकी पॉलिसीज़ को, सही पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करना, गलत पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करके वैल्यूएबल उसके रिगार्डिंग जो है सॉल्यूशंस बताना, ये सारा राइट भी हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आ जाते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी की, सबसे पहले तो राइट टू वर्क है और फेयर वेजेस हैं, यानी कि सबसे पहले तो काम मिले, और काम मिलने के बाद जो मेल और जो फीमेल हैं उनको वेजेस इक्वल मिले। मान लो मेल को 100 रुपीज़ वेज मिल रही है और फीमेल को सिर्फ 20 रुपीज़ मिल रही है। ठीक है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी जो है पूरे के पूरे 100 रुपीज़ जो वो मिले। ठीक है। इक्वल वेजेस की बात होती है। राइट टू रेस्ट और लेज़र की बात होती है, सबको आराम करने का अधिकार है, सबको लेज़र का अधिकार है, फ्री बैठने का सबको अधिकार है। ठीक है। साथ ही साथ राइट टू एडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड, हर एक को प्रॉपर फूड मिले, अच्छी हेल्थ मिले और अच्छा घर मिले रहने को।
और उसके बाद राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन तो हम आपको पता भी है, हमारे यहाँ पर इसको अमेंड भी किया गया था, 81st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 2009 में, जहाँ पे कंपल्शन कर दिया था कि 6 से 14 साल के बच्चों तक को पढ़ाना जो है पेरेंट्स के लिए कंपलसरी है। तो इंडिया में तो बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल को लागू किया गया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ। लास्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आर्टिकल 28 से 30 ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशन की राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। क्या क्या राइट है हमें सोशली और इंटरनेशनली। ड्यूटीज़ टू द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति हमारी ड्यूटीज़ क्या है। राइट तो हमें बहुत समझ लिया, लेकिन ड्यूटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट, जितना राइट इम्पोर्टेंट है उतनी ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइट हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं। अगर कोई राइट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी मिलेगी। नो मिस यूज़ ऑफ राइट, राइट कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय अदर राइट। ये नहीं है कि मेरे पास राइट है तो मैं आपके राइट को जो है वो हनन करते रहूँ, डिस्ट्रॉय करूँ, ऐसा नहीं होगा।